मेरा नाम है डॉक्टर इरम वाजिद और आप देख रहे हैं क्लिनिक विद डॉक्टर इरम वाजिद। आज जिस मौजू पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंतहाई अहम है, यानी कि औरतों में हैज़ का आना, माहवारी का आना। सबसे पहले तो हम सोचते हैं कि इसे माहवारी क्यों कहते हैं। माहवारी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हर महीने आने वाली एक बीमारी है, औरतों का हैज़ आना। इसकी अगर तारुफ मैं आपको बताऊं तो हर उम्र की ख़वातीन में इसका तारुफ मुख्तलिफ है। अगर ये किसी कवारी लड़की में पहली दफ़ा आती है तो हम इसे मिनॉर्की कहते हैं, जो कि 11 से 15 साल की उम्र में शुरू होता है और ये इस चीज़ की तरफ निशानदेही करता है कि अब वो बालिग हो चुकी है और अभी वो माँ बनने के काबिल है, शादी के काबिल है, शादी के बाद वो माँ बन सकती है। अगर यही माहवारी एक शादीशुदा औरत में आती है तो वो इस बात की तरफ निशानदेही करती है कि वो उसका हमल नहीं ठहरा है, उसकी प्रेगनेंसी नहीं हुई है। और अगर यही माहवारी ओल्ड एज वुमेन यानी उम्र रसीदा खातून में ये बंद होने लगती है तो इस चीज़ की तरफ निशानदेही करती है कि वो अभी मज़ीद औलाद पैदा नहीं कर सकती है। तो आइए चले थोड़ी सी मेंस्ट्रुएशन के ऊपर यानी हैज़ के ऊपर हम बात करते हैं। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कब होती है, इसका आगाज़ कब होता है? इसका आगाज़ होता है तकरीबन 11 से 15 साल की उम्र की लड़कियों में और उसके बाद यह हर महीने ये प्रोसेस चलता है। इससे हर महीने तकरीबन 10 से 70 ml का खून खारिज होता है। दौरानिया इसका तकरीबन 3 से 5 दिन का होता है। किसी किसी औरतों में ये 7 दिन तक भी चला जाता है, जिसे हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो दिन की तादाद होती है तकरीबन हर 28 दिन के बाद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होता है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि हर औरत दूसरे औरत से मुख्तलिफ है, उसके हेल्थ स्टेटस मुख्तलिफ है, उसके अंदर हार्मोन्स की कंडीशन मुख्तलिफ है। तो ये साइकिल किसी औरत में 24 दिन का भी हो सकता है और किसी में तकरीबन 32 से 35 दिन का भी हो सकता है। अगर ये साइकिल लेंथ 24 दिन से कम हो जाए या 35 दिन से ज़्यादा हो जाए तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है। ठीक है जी। तो इसको हम डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे? मेडिकल टर्म में इसको डिफ़ाइन करते हैं कि पीरियोडिक शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या चीज़ होती है? एंडोमेट्रियम होती है आपकी बचदानी की लेयर, ये तह होती है। ये टूट फूट का शिकार होती है और खून की शक्ल में ये जिस्म से खारिज होती है, जिसे हम कहते हैं कि हैज़ आ रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये शेडिंग क्यों हो रही है? ये शेडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि हमल कायम नहीं हुआ। अगर किसी औरत का हमल कायम हो जाता है तो ये जो लेयर बनती है इसकी शेडिंग नहीं होती है और यहीं पे जो तुख़्म है, जो औरत का अंडा होता है, अगर वो शौहर के जरासीम से यहाँ पे उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो यहाँ पे वो उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और पूरे 9 महीने के बाद बच्चे की पैदाइश होती है। ठीक है जी। तो मेंस्ट्रुएशन को अगर हम देखें तो वो मोस्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द हार्मोन्स है, उसे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी में, जो कि केमिकल एजेंट्स हैं। अभी हम देखते हैं कि कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। अगर मैं आपको सादा अल्फाज में बताऊं तो आपको ये बताऊंगी कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के इंजीनियर्स हैं। हमारे इंजीनियर्स क्या हैं? इंजीनियर एक है हाइपोथैलेमस, एक है पिट्यूटरी ग्लैंड और एक इंजीनियर है हमारा ओवरीज। ये सारी प्लानिंग करते हैं और इनके पास जो मजदूर होते हैं वो हमारे हार्मोन्स होते हैं। तो मजदूर क्या है? हाइपोथैलेमस जो हमारे पास हाई कमांड है, हाई कमांड जो इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल करता है। और आपको पता है हाई कमांड हर वक्त तो काम करता नहीं है, कांस्टेंट काम करता नहीं है। तो इसके सिक्रीशन एक पल्सेटाइल वे में है। पल्सेटाइल का मतलब है कि ये पल्स में काम करता है, जैसे हमारा दिल है धक धक पल्सेटाइल वे में धड़कता है। इसी तरह ये इसकी जो सिक्रीशन होती है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन की, वो होती है 1 पल्स पर आवर फर्स्ट फेज में और 1 पल्स इन 2 to 3 आवर्स इन द सेकेंड फेज। फेजेस के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। फिलहाल हम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि कौन सी ग्लैंड्स इन्वॉल्व है। दूसरा आ जाता है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो तकरीबन हमारी बॉडी में और भी मुख्तलिफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, जो कि हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंट्रोल करता है। और इसके अलावा जब माँ बच्चा पैदा करती है, दूध पिलाने पे आती है, तो दूध की प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद जो थर्ड है हमारे पास ओवरीज है। ओवरीज यानी औरत की तुखमदानी, जहाँ हर महीने एक अंडा बनता है। जैसे आप जानते हैं कि औरत के अंदर 2 तुखमदानियाँ होती है, एक राइट पे एक लेफ्ट पे। एक महीने में एक में अंडा बनता है और दूसरे महीने में दूसरा अंडा बनता है और हर तुखमदानी में तकरीबन 500 अंडे बनाने की काबिलियत होती है। ठीक है जी। अभी हम बात करते हैं फेजेस की। जैसे मैंने आपको बताया कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है तकरीबन उसकी ड्यूरेशन होती है 28 दिन की।
28 दिन की साइकिल होती है, लेकिन ये साइकिल है जो बिल्कुल ही एग्जैक्ट है, परफेक्ट साइकिल है। कुछ औरतों में इस साइकिल की लेंथ जो है वेरिएबल हो जाती है, यानी तकरीबन 24 से 35 दिन या इससे ज़्यादा होती है। तो इस बात को नज़र में रखते हुए इसके दो फेजेस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फेज़ जो होता है उसमें होती है, जो मेन हार्मोन इन्वॉल्व है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये प्रोलिफरेटिव फेज़ होता है। यानी इसमें बचदानी के जो है, जैसे हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई भी घर मकान बनाते हैं, उसमें सबसे पहले ईंटें लगाई जाती हैं। ईंटें लगाई जाती हैं, ईंटें लगाने के बाद फिर उसके ऊपर सीमेंट की लिपाई की जाती है ताकि वो और मजबूत हो जाए। उसी तरह यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ईंटें लगाई जाती है। समझे आप, आम अल्फाज में अगर आपको मैं समझाऊँ, यानी प्रोलिफरेशन, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, प्रोलिफरेशन यानी यहाँ पे सेल की थिकनेस इंक्रीज की जाती है। ठीक है जी। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या काम करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तुखमदानी के अंदर मुख्तलिफ जो फॉलिकल्स हैं उनकी ग्रोथ करता है। ये फॉलिकल्स किसी भी लड़की में उसकी पैदाइश के वक्त से ही पाए जाते हैं। इसमें कोई एक फॉलिकल जाके बिल्कुल मेच्योर साइज अटेन करता है, यानी सबसे बड़ा जो बन जाता है, बड़ा फॉलिकल बनता है, इसे हम कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। उसकी जैसे ही ग्रेफियन फॉलिकल बनता है बाकी सारे फॉलिकल्स ख़त्म हो जाते हैं, और ये जब ग्रेफियन फॉलिकल मेच्योर हो जाता है इसमें से अंडा निकलता है। अंडा जो कि आगे जाके अगर स्पर्म के साथ मिलता है तो बेबी की शक्ल अख्तियार कर देता है। ठीक है। और साथ में ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पे रिसेप्टर्स भी बनाता है दूसरे हार्मोन के लिए, जिसे कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी हमारे पास जो सेकेंड हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या काम करता है? ये काम करता है यहाँ पे प्रोलिफरेशन की, लेकिन ये डायरेक्टली काम नहीं करता। ये काम करता है बाय द प्रोडक्शन ऑफ अनदर हार्मोन जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन। ये जो एस्ट्रोजन है ये कॉज करता है प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। ठीक है जी। और ये हमारे पास हो गया फर्स्ट फेज में। फर्स्ट फेज में अगर हम बात करें तो इसकी क्या खसूसियात है? सबसे पहले खसूसियात इसकी ये है कि इसकी वेरिएबल लेंथ होती है। इसकी वेरिएबल लेंथ का मतलब ये 10 से 12 दिन का भी हो सकता है, 14 दिन का भी हो सकता है, 20 दिन का भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि उस औरत के अंदर हार्मोन्स की क्या कंडीशन है, क्या स्टेटस है। दूसरे इसमें जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है वो हमारे पास एस्ट्रोजन हार्मोन है। ठीक है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट है, इसमें बॉडी टेम्परेचर औरत का नॉर्मल रहता है। सेकेंड फेज की अगर हम बात करें, सेकेंड फेज में क्या होता है? सेकेंड फेज में होता है ल्यूटिनाइजेशन, यानी कि अंडा बन चुका है, ग्रेफिन फॉलिकल ने उसको निकाल दिया है, और ये ग्रेफिन फॉलिकल अब कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। इसी वक्त जो तुखम जो निकला है वो अपना सफ़र का आगाज़ कर चुका होता है बचदानी की तरफ, और ये मूव करना शुरू करता है बचदानी की तरफ। ठीक है जी। अभी हमारे पास जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये क्या करता है? इसकी ल्यूटिनाइजेशन करता है। ल्यूटिनाइजेशन का मतलब है कि इसकी साइज़ में इंक्रीज़ करता है और इसको इस काबिल बनाता है कि ये सेकेंड फेज के जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, इसको प्रोड्यूस कर सके। ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये क्या काम करता है बचदानी के ऊपर? ये जो हमारे पास ईंट की जो दीवार बनी थी, अब इसके ऊपर लिपाई का काम करता है। समझें, आम अल्फाज की अगर बात करें, यानी इसमें सेक्रेटरी चेंजेस लेके आता है। सेक्रेटरी चेंजेस क्योंकि ये जो अभी अंडा यहाँ पे आएगा उसे सिर्फ यहाँ पे आके ठहरना नहीं है, बल्कि इसको एक स्पंजी सा कंफर्टेबल सा माहौल चाहिए। ये स्पंजी सा कंफर्टेबल सा माहौल जो देता है दैट इज़ प्रोजेस्टेरॉन, जो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स की प्रोडक्शन करता है। यहाँ पे खून की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो ओम का पहला जो ग़िज़ा होती है, फ्लूइड्स होते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये भी बनाता है ताकि ये अपनी इब्तदाई जो खुराक है वो यहाँ से हासिल कर सके। जी। तो प्रोजेस्टेरॉन ने ल्यूटिनाइजेशन किया और साथ में यहाँ पे इसकी सेक्रेटरी एक्टिविटी को कर दिया। अभी अगर ये ओवम इतना लकी हुआ कि यहाँ पे ये स्पर्म जो है आके इसको फर्टिलाइज कर दे, तो यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाएगा और पूरे 40 हफ्ते के बाद या 9 महीने के बाद डिलीवरी हो जाती है। लेकिन हर महीने तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर महीने बच्चा पैदा हो या हर महीने एक औरत कंसीव कर रही हो। नॉर्मली क्या होता है कि ये एग एज सच यहाँ पे फर्टिलाइज नहीं होता और यहाँ से पास हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन क्योंकि नहीं होती है यहाँ पे, ओवम की फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है ये जो सारी लेयर बनी थी एंडोमेट्रियल के अंदर प्रोलिफरेशन की वजह से, सेक्रेशन की वजह से ये तोड़ फोड़ का शिकार होती है, और तोड़ फोड़ के शिकार होने की वजह से ये हमारी बॉडी में से खारिज होती है खून के फॉर्म में और साथ में टिश्यूज़ के फॉर्म में, जिसे हम हैज़ का आना कहते हैं। अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी मेंस्ट्रुएशन क्यों इतनी ख़ास हो जाती है, क्यों ज़रूरी हो जाती है
क्योंकि अगर किसी औरत को मेंस्ट्रुएशन टाइम पे नहीं आ रही है, यानी माहवारी टाइम पे नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि उसका कहीं पे भी मसला हो सकता है। उसका यहाँ पे हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड में भी मसला हो सकता है, जो कि ब्रेन में होते हैं, यानी इसका मतलब है कि इन दो ग्लैंड्स में कोई मसला है, या उसका ओवरीज में कोई मसला है, यहाँ पे तुखमदानियों में जो है यहाँ पे अंडे की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, या यहाँ पे बचदानी के अंदर कोई रसोली है, कोई दाना है, जिसकी वजह से पीरियड्स में मसला हो रहा है। ठीक है। और इसके अलावा कोई भी औरत अगर वो माँ बनना चाहती है तो वो अपने इन साइकिल्स को बाकायदगी से मॉनिटर करके अपनी प्रेगनेंसी के लिए भी प्लान कर सकती है। जो सेकंड फेज़ है उसकी खसूसियात ये है कि इसमें ज़्यादा जो हार्मोन प्रीडोमिनेंट होता है वो है प्रोजेस्टेरॉन, और सेकेंडली इसमें बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। और ये साइकिल जो है एक फिक्स लेंथ का होता है, जो कि है 12 से 14 दिन का साइकिल होता है। ये सेकंड फेज़ जो है 12 से 14 दिन का होता है। उसकी वजह ये है क्योंकि एक दफ़ा जब यहाँ से एग रिलीज़ हो गया, निकल जाता है, तो तकरीबन इतना टाइम उसमें लग जाता है कि अगर इम्प्लांटेशन ना हो, टूट के शिकार, क्योंकि यहाँ पे कोई रुकावट तो उससे मिलनी नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट फेज़ है वो वेरिएबल है। वेरिएबल इसलिए है क्योंकि मे भी यहाँ पे जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो यहाँ पे फॉलिकल्स को सही स्टिमुलेट नहीं कर पा रहा हो, जिसकी वजह से ग्रेफिन फॉलिकल मेच्योर नहीं हो पा रहा है, या ग्रेफिन फॉलिकल अपना एग रिलीज़ नहीं कर पा रहा है, या यहाँ पे प्रोलिफरेशन प्रॉपर नहीं हो रही है। तो मेंस्ट्रुएशन को मद्देनज़र रखते हुए और मेंस्ट्रुअल साइकिल को मद्देनज़र रखते हुए बीइंग अ डॉक्टर हम आप मरीज़ों को बहुत बेहतर तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हुई तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानना है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।